नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारा चैप्टर चल रहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यानी हम 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया, उनके बारे में हम अध्ययन है वो कर रहे थे। तो हमने पहले आपातकाल की पृष्ठभूमि के बारे में जाना, उसके बाद में हमने आपातकाल के कारण जाने, जैसे आर्थिक कारण, छात्र आंदोलन, गुजरात और बिहार के अंदर जो छात्र आंदोलन हुए, फिर हमने नक्सलवादी आंदोलन, उसके बाद में रेलवे हड़ताल। ये जो कारण है वो आपातकाल के रहे। और इसी कड़ी में एक और कारण है न्यायपालिका से संघर्ष। यानी एक तरफ तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मुद्दे इंदिरा सरकार के खिलाफ थे। मतलब इन मुद्दों को लेकर के लोग हैं वो इंदिरा सरकार के खिलाफ थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो न्यायपालिका से कुछ मुद्दों के ऊपर उलझी हुई थी। जैसे इस समय सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए गए, संवैधानिक कार्य, उन्होंने मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती की, संपत्ति के अधिकार में कुछ परिवर्तन किया, और दूसरा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास है वो किया गया। लेकिन संसद के इन तीनों ही निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर अगर हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि 1967 के गोलकनाथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संसद है वो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, उसमें कटौती है वो नहीं कर सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि संसद है वो संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को, वह संविधान के मूल ढांचे या संविधान की मूल भावना को नष्ट नहीं कर सकती। तो ये कुछ विवाद जो है वो मतलब थे सरकार और न्यायपालिका के मध्य। अब अगर हम बात करें और कौन कौन से ऐसे विवाद है वो न्यायपालिका से थे, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसी समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। मुख्य न्यायाधीश होता है, और मुख्य न्यायाधीश के पद खाली होने के बाद में जो कॉलेजियम प्रणाली है, यानी हमारी जो परंपरा है कि सबसे वरिष्ठ जो जज होता है उसको हम मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, लेकिन इस वरिष्ठता का उल्लंघन है वो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया, और 3 वरिष्ठ जजों को छोड़ करके एन रे नामक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश है वो बनाया गया। ये भी मतलब इससे भी न्यायपालिका है वो सरकार से नाराज हो गई कि किस प्रकार से जो हमेशा से परंपरा चली आ रही है उनका उल्लंघन है वो इंदिरा सरकार ने किया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजनारायण नामक व्यक्ति, राजनारायण विवाद, यानी राजनारायण जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था, राजनारायण ने, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को लेकर के, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को उन्होंने चुनौती दी कि इंदिरा गांधी का जो
निर्वाचन यानी निर्वाचन को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का जो प्रयोग है वो चुनाव प्रचार में किया है। यानी राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग चुनाव प्रचार के दौरान किया है, या हम ये कहें कि सरकारी मशीनरी का प्रयोग है वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप के लिए या व्यक्तिगत फायदे के लिए किया है। ये मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई उनके चुनाव को। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 12 जून 1975 को 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को गलत घोषित कर दिया। 12 जून 1975 को क्या हुआ? 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और जो राजनारायण ने याचिका दायर की थी उनको सही ठहराया और इंदिरा के चुनाव को गलत ठहराया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जग मोहन लाल सिन्हा। तो जग मोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। फिर इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब ये वो जो विवाद है वो लेकर के गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और आपको बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मुख्य न्यायाधीश जो वास्तव में इंदिरा के पक्ष में थे ए नरे, उन्होंने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी है वो संसद की सदस्य बनी रहेगी, यानी पार्लियामेंट की जो मेंबर है वो बनी रहेगी, लेकिन वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगी। यह फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो मुख्य जो कार्य होता है सरकार का वो संसद के अंदर ही होता है। अब संसद की सदस्य है लेकिन संसद में नहीं जा सकती, तो संसद में जाने के बगैर कोई कार्य है वो नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोकसभा की सदस्य या संसद की सदस्य बनी रहेगी लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगी। तो अब क्या हुआ कि जब इस प्रकार का फैसला सुनाया गया तो 25 जून 1975 यानी पूरा घटनाक्रम जो हमने पढ़ा है वो आपातकाल के कारणों में हम शामिल करते हैं। न्यायपालिका से संघर्ष, छात्र आंदोलन, आर्थिक संदर्भ या आर्थिक कारण, इन पूरे घटनाक्रम को देखते हुए 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और उसमें इंदिरा सरकार से इस्तीफे की मांग है वो की गई कि अब इंदिरा सरकार को इस्तीफा है वो दे देना चाहिए क्योंकि वो है लोकसभा में तो जा नहीं सकती। और जयप्रकाश नारायण ने देश की सेना से, देश की पुलिस प्रशासन से और सरकारी कर्मचारी, अन्य जो सरकारी कर्मचारी जो देश का प्रशासन चलाने में सहयोग करते हैं उनसे भी सहयोग मांगा। उनसे भी क्या मांगा? सहयोग। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भाइयों अब
आप हमारे साथ मिलकर के हमारा सपोर्ट कीजिए। तो यह हमारे आंदोलन का समर्थन है वो कीजिए। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ माने तो ये कि पूरा देश मानो उनके खिलाफ हो। अब इस प्रकार के रैली के आयोजन से पूरा जो राजनीतिक वातावरण है वो बदल गया था। मतलब पूरा राजनीतिक वातावरण ये मानो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया हो। और ऐसी परिस्थिति में देखते हुए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, किसके आधार पर है, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए क्या कर दिया, आपातकाल या इमरजेंसी घोषित है वो करवा दी। और आपको मैंने बताया भी था कि आपातकाल है वो प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन आज आपके आ सकता है कि जब इंदिरा गांधी सरकार के समय 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो सकता है। अब दिन में तो विशाल रैली का आयोजन हो रहा था और 25 जून की रात्रि को इंदिरा गांधी है वो राष्ट्रपति से कहकर आपातकाल की घोषणा करवा देती है। अब जैसे ही देश के अंदर आपातकाल लागू हो गया तो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथ में आ जाती है या प्रमुख जो देश का प्रधानमंत्री होता है उनके हाथ में आ जाती है। तो सुबह लोगों ने समाचार पत्रों के अंदर देखा, सुबह लोगों को पता चला कि देश के अंदर तो इमरजेंसी है, आपातकाल है वो लागू हो गया है। और आपको पता ही है कि आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है वो हमें मानने होते हैं, उनके बगैर हम कोई कार्य है वो नहीं कर सकते। तो ये था आपातकाल के कारण। अब अगर हम बात करें तो इस आपातकाल के क्या परिणाम रहे, मतलब आपातकाल के दौरान क्या क्या है वो किया गया, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा कि आपातकाल के क्या परिणाम रहे, मतलब आपातकाल के दौरान है वो क्या क्या किया गया। तो बड़े जो राजनीतिक नेता थे जयप्रकाश नारायण जैसे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दूसरा क्या परिणाम हुआ, हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी गई। अब कोई हड़ताल कोई आंदोलन है वो नहीं करेगा। फिर अगर हम बात करें तो मीडिया के ऊपर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया के ऊपर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। या मीडिया आप समझते हो, समाचार पत्रों के ऊपर, न्यूज चैनल वगैरह, इन सभी के ऊपर रोक है वो लगा दी गई। और प्रेस सेंसरशिप की व्यवस्था की गई। प्रेस सेंसरशिप की व्यवस्था की गई। प्रेस सेंसरशिप का अर्थ क्या होता है कि अब अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना है, कुछ भी बोलना है, समाचार पत्रों के अंदर आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं तो आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब पूर्ण रूप से मीडिया के संसाधनों के ऊपर, जो मीडिया के साधन होते हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से रोक है वो लगा दी गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरएसएस और जमात ए इस्लाम, ये
हिंदूवादी संगठन है और एक मुस्लिम संगठन है, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। फिर अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध है वो लगाया गया। जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, अब आपातकाल के दौरान उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी का खूब इस्तेमाल किया गया। निवारक नजरबंदी क्या होती है कि आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना, कि किसी भी व्यक्ति को अब आशंका या के आधार पर गिरफ्तार है वो किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि जब निवारक नजरबंदी के दौरान सरकार गिरफ्तार करती है तो उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को कारण बताना होता है, और वो कारण हम किसके माध्यम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो याचिका होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसमें 24 घंटे के अंदर व्यक्ति गिरफ्तार 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का उस समय कोई लाभ नहीं मिला। जनहित निवारक नजरबंदी का खूब प्रयोग किया गया, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई लाभ है वो नहीं मिला। कुछ हाई कोर्टों ने, जो राज्य के अंदर हाई कोर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर विचार भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर। यानी ये जो फैसला है वो अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। अप्रैल 1976 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर उन्होंने रोक लगाई थी। जो आज तक के इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो संजय गांधी ने बिना किसी सरकारी पद के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। संजय गांधी, इन्होंने, इनके पास में कोई सरकारी पद नहीं था, कोई ये वैसे नेता नहीं थे, फिर भी इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं उनको इन्होंने हटा दिया। उसके बाद में बात करें तो इस समय पुरुष नसबंदी भी सरकार के द्वारा की गई। जबरन मतलब जबरदस्ती पुरुष नसबंदी है वो की गई। हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के ये कार्य किया गया हो, लेकिन जबरदस्ती किया गया, लोगों को पूछे बिना ही। फिर इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 6 वर्ष। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष है वो कर दिया। तो ये था हमारा आपातकाल के बारे में चैप्टर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपातकाल के सबक। तो आपातकाल के परिणाम आप जान चुके हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान देखें तो लोकतंत्र की वास्तव में धज्जियां उड़ाई गई। लोकतंत्र जो प्रणाली हमारे भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है, उसका एक प्रकार से दुरुपयोग है वो हो रहा था, दुरुपयोग किया जा रहा था उस प्रणाली का। और सबसे ज्यादा तो दुरुपयोग अगर बात करें तो आपातकालीन प्रावधानों का था। आपातकालीन प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो एक प्रकार से बात करें तो सत्ता बचाने के लिए हो रहा था। अब विपक्ष क्या कह रहा है कि आपातकाल लगाना जरूरी था या नहीं जरूरी था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या आपातकाल लगाना जरूरी था। तो इंदिरा गांधी सरकार का पक्ष था कि आपातकाल लगाना है वो जरूरी था, कि जो गुजरात के अंदर विधानसभा भंग हुई, बिहार के अंदर विधानसभा भंग करने का प्रयास किया गया, या फिर
अन्य जो रेलवे हड़ताल वगैरह की गई, जो रैलियां की गई, वो मतलब एक प्रकार से सरकार को गिराने के लिए काम किया गया। मतलब इंदिरा गांधी का कहना था कि वो व्यक्तिगत रूप से हमारे खिलाफ किया गया। मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन मुद्दों के ऊपर उनकी हड़ताल नहीं थी, उनके आंदोलन नहीं थे। मतलब उनका विपक्ष का मुख्य उद्देश्य हमारी सरकार गिराने का था, इसलिए हमने ये आपातकाल है वो लगाया था। अब विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने जो आपातकाल लगाया वो मतलब एक प्रकार से अपनी सत्ता बचाने के लिए, मतलब उनको इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा नहीं दे करके उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। फिर भी आपातकाल के कुछ सबक, अगला आपका पॉइंट है आपातकाल के सबक। सबक का मतलब आपातकाल लगाया, आपातकाल के मतलब आपातकाल के परिणाम स्वरूप हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक प्रकार से कहते हैं ना कि अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। हमने ये जाना कि संविधान निर्माताओं ने जिन आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया उनका मतलब दुरुपयोग भी हो सकता है, और बाद में कुछ समय बाद में ऐसे संविधान में संशोधन किए गए जिससे कि इन शक्तियों का दुरुपयोग है वो न हो। तो आपातकाल के सबक में अगर हम बात करें तो इसमें लोकतंत्र की कमजोरी भी साबित हुई। लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन लोकतंत्र की ताकत या मजबूती भी साबित हुई। कैसे? मैंने आपको कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास आपातकाल के दौरान किया गया। जैसे मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया जो लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत व्यवस्था रही, यानी लोकतंत्र को फिर भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये मतलब एक प्रकार से लोकतंत्र की ताकत है, जनता की ताकत है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था, अब उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में नागरिक जो है वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए, और न्यायपालिका भी यह समझ गई, न्यायपालिका के प्रति भी नागरिकों को लगा कि यह भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो नहीं कर सकती या नहीं कर पाई। बाद के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो कर सकती है। ये एक प्रकार से आपातकाल के सबक थे कि शिक्षा क्या हमें आपातकाल के परिणाम स्वरूप मिली कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कमजोरियां भी साबित हुई, लेकिन फिर भी लोकतंत्र मजबूती से भारत में है। और आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो प्रयोग में लिया गया। अब और नागरिक भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए कि जैसे देखो आपातकाल के दौरान भी न्यायपालिका है वो अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई। बाद के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि न्यायपालिका को ही मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में देखा गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपातकाल के बाद की राजनीति। यानी लगभग आपातकाल जो है वो 18 माह तक देश के अंदर रहा, और आपातकाल के बाद में 1977 के अंदर छठे आम चुनाव है जो होंगे या मध्यावधि चुनाव है वो होंगे, क्योंकि 1971 के बाद में 1975 के दौरान है वो चुनाव होने
चाहिए थे, लेकिन आपातकाल के दौरान है वो चुनाव नहीं उसके। तो अगला एक पॉइंट हमारा बच रहा है आपातकाल के बाद की राजनीति, वो हम अगली वीडियो सेशन के अंदर जानेंगे। ओके, थैंक यू।